प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबने टाइटल देख ही लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ के बारे में और किन सरकमस्टांसेस के अंडर उन्होंने मराठा किंगडम स्टैब्लिश की। ये तो आप सभी जानते हो कि जो इंडिया है, जो मुगल्स जब रूल कर रहे थे, तो मुगल्स के रूल करते करते ही जो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र है, मालवा प्लेटो है, उन जगहों पे मराठा किंगडम स्टैब्लिश हो गई थी, जो कि काफी पावरफुल मराठा किंगडम थी, जो किसी के सामने झुकती नहीं थी। ठीक है, कोई उनको इजीली हरा नहीं पाता था। तो हम आज उसी मराठा किंगडम के बनने की स्टोरी कवर करेंगे। तो मराठा किंगडम को स्टैब्लिश करने का पूरा क्रेडिट जाता है इस इंडियन सॉइल के ग्रेट सन को, मतलब भारत के महान विभूति छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज इनको लगभग लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो आज हम इन्हीं की लाइफ हिस्ट्री कवर करेंगे। तो सबसे पहले यह समझ लें कि यह मराठा किंगडम क्या था, क्योंकि मराठा किंगडम स्टैब्लिश करने की वजह से ही आज हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पहले हम यही समझ लें कि मराठा किंगडम था क्या। तो मराठा किंगडम, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, ये मराठा किंगडम बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हिस्से तक फैल गया था। और ये सब तब हो रहा था जब मुगलों की नाक के नीचे, यानी मुगल उस वक्त भारत पे राज कर ही रहे थे, यानी मुगलों के सामने सामने देखते देखते ही मराठों ने एक छोटे से एरिया से, यहां से ये कहानी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे नॉर्थ इंडिया तक फैल गई थी। तो क्या थी ये मराठा किंगडम? तो बेसिकली ये उन लोगों द्वारा बसाई गई किंगडम थे जिनमें एक बात कॉमन थी कि ये सभी मराठी भाषा में बात करते थे, मराठी भाषा को बोलने वाले लोग थे। ठीक है, तो मराठी भाषा कहां बोली जाती थी? आज आप जानते हो कि महाराष्ट्र, गोवा, थोड़े से कर्नाटक के हिस्से में मराठी भाषा बोली जाती है। तो वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। तो उस वक्त उस जगह को डेक्कन प्लेटो के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे ही ये कोशिश शुरू हो गई थी। तो मराठास ने जो अपना साम्राज्य बनाया, जो स्टैब्लिश किया खुद को, जैसे बाबर ने स्टैब्लिश किया तो उसने नाम दिया मुगल डायनेस्टी। तो जब मराठाओं ने अपनी किंगडम बना ली तो उस किंगडम को नाम दिया था हिंदवी स्वराज। हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तानी, स्वराज का मतलब होता है अपने ऊपर खुद ही राज करना। तो इनके द्वारा बसाई गई किंगडम का नाम था हिंदवी स्वराज, जिसका मतलब होता है कि भारतीय खुद अपने ऊपर राज करें, ना कि कोई मुगल। ऐसा क्यों कहते थे यो? क्योंकि इन लोगों की नजरों में, जो मराठी लोग थे, उनकी नजरों में ये मुगल्स वगैरह ये तो फॉरेनर थे ना। ये लोग तो उज्बेकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे और धीरे धीरे भारत पे कब्जा कर लिया था। तो अब यही माइंड सेट था मराठी लोगों का कि इन फॉरेनर्स को भगाओ और वापस हम अपने ग्लोरियस डेज में वापस जाएं, यानी इंडियंस ही खुद अपने ऊपर रूल करें, ना कि कोई उज्बेकिस्तान और मंगोलिया और अफगानिस्तान से आए हुए लोग। तो कोशिश जारी रही, कई सालों तक कोशिश करते रहे। फाइनली 1674 में ऑफिशियली ये किंगडम स्टैब्लिश हुई। कोई किंगडम ऑफिशियली कब स्टैब्लिश होती है? कोई पेपर में छाप के ऐड देता है क्या? तो उस वक्त तो ये सब था नहीं कि पेपर में हम छाप के ऐड दें, टेलीविजन में बताया जाए कि हाँ देखो एक नई किंगडम बन गई। तो किंगडम स्टैब्लिश होने का मतलब होता है 1674 में ही छत्रपति महाराज ने अपना समारोह करवाया था, खुद को राजा डिक्लेयर किया था। तो उन्होंने जो खुद को राजा डिक्लेयर किया तो वो बन गए किंग, और अगर किंग है तो किंगडम भी होगी। तो इसलिए 1674 से स्टार्टिंग माना जाता है मराठा किंगडम का। कोशिश काफी पहले से इस जारी थी और 1818 में ये मराठा किंगडम डिसमेंटल हो गया, यानी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि तब तक तो अंग्रेज आ चुके थे ना भारत में। तो 1818 में जो उस वक्त जो मराठा का कंट्रोल था वो पेशवा बाजीराव के हाथ में था। तो स्टार्ट तो किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, लेकिन करीब 1.5-2 साल बीतते बीतते तो ये कमजोर होते चले गए ना। तो जब अंग्रेजों ने छीन ली इनसे सत्ता, तो उस वक्त जो आखिरी मराठा कह सकते हो आप वॉरियर था, वो था पेशवा बाजीराव टू। हम आगे देखेंगे कि ये पेशवा क्या होता है। छत्रपति का मतलब राजा होता है, पेशवा का मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर।
तो हम आगे देखेंगे कि कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज से पेशवा बाजीराव 2 तक कैसे पहुंची, सब हम डिटेल में कवर करेंगे। बस अभी मैंने आपको समझा दिया कि ये मराठा किंगडम थी क्या। तो इतना तो आप समझ गए कि ये जो मराठा किंगडम थी, इसको एस्टेब्लिश किया था शिवाजी महाराज ने। तो एस्टेब्लिश किया था तो कहां कैसे एस्टेब्लिश करता है कोई किंगडम? किसी को हराता है, उसकी जमीन पे कब्जा करता है, तभी तो उसकी जमीन को खुद की किंगडम बना देता है वो। तो ऐसी ही कोशिशें करते थे शिवाजी महाराज। तो उन्होंने काफी बड़े हिस्से पे कैप्चर किया, जीता उस हिस्से को, और बेसिकली डेक्कन प्लेटो वाले हिस्से को, इस हिस्से को जीत लिया था उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, और इसी को बुलाते थे वो हिंदवी स्वराज। तो ये जो किंगडम थी मराठा किंगडम, इन लोगों ने अपनी कैपिटल रायगढ़ में बना के रखी थी। तो रायगढ़ एक जगह है पुणे के नजदीक, पुणे महाराष्ट्र में। तो आप क्या चीज यहां पे मेन याद रखोगे कि कब स्टैब्लिश हुई? तो 1674 में। किसने स्टैब्लिश किया? तो शिवाजी महाराज ने। कैपिटल सिटी क्या थी इन लोगों की? तो रायगढ़ थी। तो अब मराठास के बारे में जो हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जब मराठा डायनेस्टी स्टैब्लिश हो रही थी, किंगडम स्टैब्लिश हो रही थी, उस वक्त तो इंडिया पे, या यूं कहो कि नॉर्थ इंडिया पे पूरी तरीके से मुगल राज कर रहे थे। तो अगर आप ये करोगे, अपनी किंगडम बनाने की कोशिश करोगे, तो मुगलों से तो आपकी लड़ाई होगी ही। तो मुगलों से ही काफी लंबी लड़ाई लड़ी है मराठाओं ने। तो एक तरफ तो मुगलों से अपने किंगडम को बचाने में सक्सेसफुल रहे। मुगल तो किंगडम को बर्बाद नहीं कर पाए ना, किंगडम को तो 1818 तक चलती रही ये किंगडम। तो एक तरफ तो मुगलों से मुकाबला किया इन लोगों ने, दूसरी तरफ इन्होंने जो किंगडम बसाई थी उसके पड़ोस में कई सारे इस्लामिक किंगडम थे। तो उसमें जो डेक्कन प्लेटू है उसमें अकेला मराठा किंगडम था ऐसा तो है नहीं, कई और छोटे छोटे किंगडम्स भी थे। तो उन सारी किंगडम्स को सल्तनत ऑफ डेक्कन बोलते हैं। सल्तनत यानी इस्लामिक। यहां जो रूलर्स थे वो सब मुस्लिम थे, जबकि मराठा क्या है, वो तो प्योर हिंदू है ना। तो इसलिए इनकी राइवलरी चलती थी। तो दो तरह की राइवलरी थी, एक तो मुगलों से भी मुकाबला करना है, और एक तो अपने चारों तरफ जो पड़ोसी हैं, जो सल्तनत है डेक्कन की, उनसे भी मुकाबला करना है। फिर क्या हुआ, जब ये कहानी आगे बढ़ी तो धीरे धीरे मुगल तो कमजोर होते गए, लेकिन मराठा ताकतवर होते गए। तो आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आया इंडियन हिस्ट्री में कि जब मुगल सिर्फ नाम के राजा रह गए और पूरी ताकत मराठाओं के हाथ में चली गई। तो एक तरह से क्या हुआ कि मराठा ताकतवर होते चले गए और मुगल कमजोर होते चले गए। तो मुगलों के ऊपर थोड़े दिनों के बाद मराठा लोगों ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं है कि मुगल को मार के भगा दिया, लेकिन पूरे मुगल को अपने कंट्रोल में रखते थे ये मराठा। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मुगल इतने कमजोर हो गए थे कि पंजाब से लेके जो साउथ इंडिया है, दक्कन, यानी कि पूरा का पूरा एरिया मराठा लोगों के कब्जे में चला गया था। ये जो मैप हमने देखा था, यही मैप हमको बताता है कि पंजाब से लेके दक्षिण तक, डेक्कन इंडिया तक, इन लोगों ने कंट्रोल फाइनली कर ही लिया था अपना। तो आइए हम बचपन के बारे में कुछ जान लेते हैं, शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में। तो शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो शिवनेरी के किले में हुआ था, हिल फोर्ट। तो शिवनेरी पे एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी पे एक किला बना हुआ था, उसी में इनका जन्म हुआ। तो कई ऑप्शन में आपको जुन्नार भी मिलेगा। तो किले का नाम शिवनेरी है, ये किले का नाम है। तो शिवनेरी जो है वो जुन्नार नाम की जगह पे थी। तो कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है, सबसे कॉमनली जो ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलता है वो शिवनेरी ही है। तो इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। तो उस वक्त कौन राज कर रहा था, मुगल एम्परर कौन था? तो जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त जो मुगल एम्परर था वो था शाहजहां 1628 में एम्परर बना था। वो भी नया नया एम्परर बना था, ये तो अभी पैदा ही हुए थे। तो 19 फरवरी को ये पैदा हुए, इसलिए 19 फरवरी को जो है शिवाजी जयंती के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है शिवाजी जयंती। तो इनके फादर का नाम था साहाजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई। आप देख रहे हो इनकी मदर की मूर्ति है। तो इनकी जो मदर थी ये काफी रिलीजियस माइंडेड थी, काफी धार्मिक किस्म की लेडी थी,
और इसलिए बचपन से ही शिवाजी महाराज को काफी इन्फ्लुएंस रहता था अपनी मदर का। तो इनकी जो मदर थी उनका क्या नाम था, जीजाबाई। तो जीजाबाई जो है अपने छोटे से बच्चे यानी शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण, महाभारत, इस तरह की रिलीजियस बुक्स पढ़ाती थी। इसलिए आप देखोगे कि बाद में जब शिवाजी बड़े हो गए तो इनका पूरा हिंदू धर्म में काफी इनकी आस्था थी और हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने काफी एफर्ट्स डाले। अब शिवाजी महाराज के मदर फादर के बारे में तो हमने जान लिया, थोड़ा उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो शिवाजी के जो दादाजी थे उनका नाम था मालोजी। तो मालोजी जो थे अहमदनगर सल्तनत में एक सेनापति थे। तो देखो अभी तो मराठा डायनेस्टी एग्जिस्ट नहीं करती है ना, अभी तो किसी ने कोशिश स्टार्ट नहीं की है ना, शिवाजी महाराज खुद कोशिश स्टार्ट करेंगे, अभी तो वो बच्चे हैं। तो उसके पहले सिचुएशन क्या थी, उसके पहले सिचुएशन ये थी कि नॉर्थ इंडिया में तो मुगल राज करते थे, नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा मुगल कंट्रोल था। साउथ इंडिया में छोटे छोटे सल्तनत थे, तो छोटे उन्हीं सल्तनत में थे। एक सल्तनत थी अहमदनगर सल्तनत, बेसिकली 5 सल्तनत, 5 छोटी छोटी सल्तनत बनी हुई थी साउथ इंडिया में। अभी मराठा किंगडम का नामो निशान नहीं है। तो इसी में से एक किंगडम थी अहमदनगर सल्तनत की, उसी में शिवाजी के दादा काम करते थे। तो शिवाजी के दादा का नाम था मालोजी। तो शिवाजी के दादाजी मालोजी जब उनकी डेथ हो गई, तो मालोजी कौन, शिवाजी के दादा। तो जब मालोजी की डेथ हो गई तो मालोजी का बेटा यानी कि शिवाजी के फादर शाहजी भोसले ने उनकी जगह पे ज्वाइन कर लिया अहमदनगर सल्तनत को। तो आप कह सकते हो कि शिवाजी के फादर और शिवाजी के दादाजी दोनों अहमदनगर सल्तनत में सेनापति का काम कर चुके थे। और ये जो शिवनेरी का किला है, ये शिवनेरी का किला आप देख रहे हो जहां पे राजा जी शिवाजी का जन्म हुआ, ये किला एक्चुअली अहमदनगर सल्तनत की ही प्रॉपर्टी थी, क्योंकि पुणे जो जिला है उस वक्त वो अहमदनगर का ही हिस्सा था और शिवाजी का जन्म भी वही पुणे में ही हुआ है। पुणे, ये सारे किले पुणे में ही बने हुए हैं। तो ये जो किले, जिस किले में उनका जन्म हुआ था, ये एक्चुअली अहमदनगर के सुल्तान ने मालोजी को दिया था कि आप यहीं पे रहो, आप अपनी फैमिली रखो, क्योंकि आप तो मेरे मिलिट्री जनरल हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। तो जुन्नार जो है, ये तो किला है ना शिवनेरी का, तो जुन्नार कैपिटल हुआ करती थी अहमदनगर सल्तनत की। उस वक्त पुणे का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में इसका नाम पुणे पड़ा है। तो उस वक्त इसका नाम था जुन्नार। तो जुन्नार कैपिटल हुआ करती थी किसकी, अहमदनगर सल्तनत की। मालोजी काम करते थे अहमदनगर सल्तनत की राजा के लिए, इसीलिए वो कैपिटल में रहते थे, जुन्नार में रहते थे। उसी जुन्नार में बना हुआ था शिवनेरी का किला। तो ये थी सिचुएशन। तो जब अभी मराठा डायनेस्टी बनने की कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो हम समझ लें कि उस वक्त डेक्कन की क्या हालत थी। डेक्कन यानी दक्षिण इंडिया, दक्षिण यानी साउथ। तो डेक्कन की क्या सिचुएशन थी, तो उस वक्त पूरा का पूरा डेक्कन इंडिया जो है 5 सल्तनत में बटा हुआ था, बेसिकली 5 सल्तनत। ये गजपति आप देख रहे हो, ये उड़ीसा का एरिया था। तो ये 5 सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, तो इसके शिवाजी के पिताजी और दादाजी यही काम करते थे और जुन्नार में ही पैदा हुए थे शिवाजी। तो ये अहमदनगर सल्तनत है। तो अहमदनगर के 2 कैपिटल्स हुआ करते थे, एक तो अहमदनगर और दूसरा जुन्नार। अब ये देखो बरार है, जिसको बेरार भी बोलते हैं, ये सारी सल्तनत है। यहाँ पे सब मुस्लिम राजा हैं। बीजापुर है, बिदार है, गोलकोंडा है, यही 5 सल्तनत थी उसमें से। लेकिन पांचों बराबर की ताकतवर नहीं थी। इन 5 में से 3 ही सही में ताकतवर थी, बाकी 2 कमजोर थे। तो एक तो अहमदनगर, दूसरा बीजापुर और तीसरा गोलकोंडा। तो इन तीनों के पास ताकत थी, यही तीनों कंट्रोल करते थे। तो इन 5 में से 2 को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लो, एक तो अहमदनगर और दूसरा उसका पड़ोसी बीजापुर। तो बीजापुर और अहमदनगर एक दूसरे के पड़ोसी हो गए ना, ये देख रहे हो बाउंड्री कॉमन है। तो शिवाजी और उसकी फैमिली कहां रहती है, अहमदनगर में रहती है। शिवाजी के फादर और ग्रैंडफादर किसके लिए काम करते हैं, अहमदनगर के लिए काम करते हैं। तो बीजापुर और अहमदनगर, इन 2 को आप याद रखना। तो जो शिवाजी के फादर थे, उनकी खुद की एक छोटी सी आर्मी थी। तो वो क्या करते थे कि जब भी इन दोनों के बीच लड़ाई होती थी,
तो वो किसी एक राजा को सपोर्ट कर दिया करते थे। तो कभी कभी वो अपनी साइड भी स्विच कर लेते थे, कभी अहमदनगर को सपोर्ट करते थे, कभी बीजापुर को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनकी आर्मी थी, उनकी आर्मी को हायर पे लेते थे। बेसिकली ये जो राजा थे उनकी आर्मी को पैसे देके हायर कर लिया करते थे। तो लेकिन इन सब के बावजूद, यानी कभी आप इस राजा को सपोर्ट करोगे, कभी उस राजा को सपोर्ट करोगे, लेकिन इन सब के बावजूद जो पुणे में उन्होंने अपनी फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड बसा रखा था, काफी बरसों से रहते आ रही थी ना शिवाजी की फैमिली पुणे और उसके आसपास, तो पुणे और उसके आसपास इन्हीं लोगों का कब्जा था, दबदबा था। कोई अहमदनगर का राजा हो, कोई बीजापुर का राजा हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुणे में आके इनको हरा दे। तो ये सिचुएशन थी, क्योंकि इन्होंने अपनी छोटी मोटी आर्मी बना रखी थी, प्रॉपर तरीके से पुणे पे कब्जा कर रखा था। फिर क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है। 1635 में जो है मुगल एम्परर शाहजहां 1628 में ही राजा बन गया था। तो शाहजहां डेक्कन इंडिया पे अटैक कर देता है। वो आगरा दिल्ली से चल के आता है यहां। क्यों आता है? क्योंकि उसको इन दो बड़े किंगडम पे कब्जा करना है। ये दो किंगडम बहुत बड़े, काफी ताकतवर और काफी पैसे वाले थे। तो अब अहमदनगर में जो लोग राज करते थे वो थे निजाम शाही फैमिली, और बीजापुर में राज करने वाले लोग थे आदिल शाही फैमिली। ठीक है, तो इन दो फैमिली का नाम आप याद रखोगे। आदिल शाह राजा का नाम है, वो और उसके फैमिली मेंबर बीजापुर में रहते हैं। निजाम शाह अहमदनगर का राजा है, तो उसकी फैमिली को हम निजाम शाही बोलेंगे। तो शाहजहां यही सोच के डेक्कन गया कि मैं इन दोनों पे कब्जा कर लूंगा, इन दोनों को कंट्रोल कर लूंगा मैं। तो शाहजी यानी शिवाजी के फादर ने जब ये देखा कि शाहजहां आ रहा है डेक्कन में, तो शाहजहां के साथ एक छोटी सी पीस ट्रीटी साइन कर ली। तो पीस ट्रीटी साइन करने का क्या मतलब है कि पुणे में जहां पे इन लोगों का कब्जा था, तो पुणे में इनके पास 30 से 40 फोर्ट हुआ करते थे, किले हुआ करते थे। उनमें से 6 किले इन लोगों ने मुगल्स को दे दिए कि ये 6 किले आप ले लो, आपको अहमदनगर को हराने में आसानी होगी। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए जो है शिवाजी के फादर ने शिवाजी के फादर ने मुगल लोगों से दोस्ती कर ली थोड़ी देर के लिए। कैसे? अपने 6 किले उनको दे दिया, बदले में ये प्रॉमिस ले लिया कि जो है वो पुणे पे हमला नहीं करेंगे, मुगल जो है पुणे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो शाहजी ने एक तरह से देखो तो अहमदनगर के जो राजा थे उनको धोखा दिया है। कुछ फोर्ट्स जो है जो अहमदनगर के राजा के हैं वो दे दिया है ले जाके मुगल को। तो शाहजी ने फिर से अपनी साइड बदल ली। अब वो जो है अहमदनगर सुल्तान के पास तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने मुगलों से हाथ मिला लिया है। तो इसने अब आदिल शाह से दोस्ती कर लिया, यानी शिवाजी के जो फादर हैं उन्होंने अब अपना सपोर्ट आदिल शाह को दे दिया, यानी बीजापुर के राजा को दे दिया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तक तो सब ठीक है। जो शिवाजी के फादर हैं उन्होंने बीजापुर के राजा की सर्विस ज्वाइन कर ली है, यानी शिवाजी के फादर अब बीजापुर की आर्मी में ही काम करते हैं। लेकिन शिवाजी कुछ और ही अलग किस्म के आदमी थे। तो शिवाजी बचपन से ही काफी एम्बिशियस थे। वो चाहते थे कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा राजा बनूं और मैं हिंदुओं को प्रोटेक्शन दूं, क्योंकि उस वक्त इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे जो मेजॉरिटी ऑफ राजा थे वो सब के सब मुस्लिम थे, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू थी। तो ये सब भी इनके दिल में ये फीलिंग थी कि मैं हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से एक किंगडम बनाऊंगा। तो जब ये 15 साल के हो गए तो इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया फोर्ट्स पे, किलों पे। तो इनके फादर क्या हैं? इनके फादर बीजापुर की आर्मी में काम करते हैं, ठीक। और इनकी पूरी कंट्रोल चलती है पुणे में, यानी शिवाजी के फैमिली की पूरी कंट्रोल है पुणे में। यहां पे इनको कोई हरा ही नहीं सकता है। तो जब 15 साल के हो गए शिवाजी, तो पुणे में कुछ फोर्ट्स थे, तोरना, कोंडाना, चाकन, उन सब फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया शिवाजी ने। क्यों? क्योंकि इनका सपना था कि मैं अपनी खुद की किंगडम बनाऊंगा, तो उसके लिए मेहनत तो करनी होगी ना। तो इन्होंने अटैक करके कुछ फोर्ट्स अपने कब्जे में ले लिए। तो ये जो सारे फोर्ट्स थे ये उस वक्त बीजापुर सुल्तान के हिस्से में आ गए थे। बीजापुर सुल्तान के
हिस्से के थे ये फोर्ट। तो इससे क्या होगा, बीजापुर का सुल्तान तो नाराज हो जाएगा ना, और इसलिए भी नाराज होगा कि तुम्हारे फादर तो मेरी आर्मी में काम करते हैं और तुम मेरे ही फोर्ट्स पे कब्जा कर रहे हो। तो ये बात बहुत बुरी लग गई बीजापुर के सुल्तान को। तो अब देखो ना, फादर जो है आर्मी में काम कर रहे हैं और बेटा उसी राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, फोर्स को कब्जे में ले रहा है। तो आदिल शाह जो सुल्तान था बीजापुर में, वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने शिवाजी के फादर साहाजी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, शिवाजी के फादर जेल में चले गए, बीजापुर की जेल में बंद हो गए। तो शिवाजी को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। ये फोर्ट वोट कब्जा कर रहे थे ना वो, और उनको कोई रोक भी नहीं पा रहा था। तो अब उनको अपने फादर की सेफ्टी की फिक्र होने लगी कि कहीं मैं अगर अब आगे अटैक करूंगा तो कहीं आदिल शाह मेरे फादर को मार ना दे, फादर तो जेल में है। तो इसलिए शिवाजी कुछ दिनों के लिए रुक गए। तो बीजापुर के सुल्तान ने सोचा कि हाँ चलो, अब मुसीबत जो है टल गई, अब ये मुझ पे हमला नहीं करेंगे, इनको मैंने सबक सिखा दिया है। तो फाइनली शिवाजी के फादर को जेल से छोड़ दिया। बीजापुर के सुल्तान ने जेल से कुछ सालों के बाद छोड़ दिया। तो अब फादर तो जेल से बाहर निकल गए, तो अब तो शिवाजी के ऊपर कोई प्रेशर है नहीं ना। देखो शिवाजी कितने, मतलब उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि फादर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने एम्बिशन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब उनके फादर जेल के बाहर आ गए हैं, अब कोई प्रेशर नहीं है। तो अब शिवाजी महाराज ने फिर से बीजापुर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे बीजापुर के छोटे छोटे जागीर को पे अटैक करके कब्जा कर लेते थे शिवाजी। तो अब क्या चल रहा है, बीजापुर के छोटे छोटे हिस्से धीरे धीरे शिवाजी के कब्जे में जा रहे हैं। तो शिवाजी का सपना धीरे धीरे पूरा होता चला जा रहा है ना। शिवाजी को जमीन चाहिए, टेरिटरी चाहिए, जिसको वो किंगडम बना सके। किंगडम होगी तभी तो किंग होगा। तो किंगडम कैसे होगा, तो ऐसे ही अटैक कर करके कंट्रोल में लेते चले जा रहे हैं शिवाजी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि शिवाजी ने किस किंगडम को खत्म करके मराठा किंगडम बसाई, तो इसका परफेक्ट आंसर है बीजापुर, क्योंकि बीजापुर की जमीनों पे वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो इस तरह आप देख रहे हो कि बीजापुर अपनी टेरिटरी हारता चला जा रहा है और एक नया किंगडम, मराठा किंगडम उभर के सामने आ रहा है। ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन लोगों की समझ में तो आ ही रहा था कि अभी अपना किंगडम बना ही लेगा। तो अब आदिल शाह क्या करेगा, बीजापुर का आदिल शाह क्या करेगा? वो शिवाजी को तो रोक नहीं पा रहा है, शिवाजी को रोक नहीं पा रहा है, उसके फादर भी जेल से बाहर हो गए। तो अब ये मुगलों की तरफ चला गया। जो आदिल शाह था बीजापुर का, उसने मुगलों के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली और उन मुगलों से कहा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी डेक्कन में, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इस वक्त आप करो मेरी मदद। तो एक तरह से बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों से मदद मांगी कि ये शिवाजी नाम का छोटा सा बच्चा, इसने तो परेशानी करके रखा है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल में आप करो। तो अब शिवाजी जो है बीजापुर के पूरी तरीके से दुश्मन हो चुके हैं। तो बीजापुर का राजा चुप तो नहीं बैठेगा। तो बीजापुर का जो राजा था आदिल शाह, उसने 1657 में, इस वक्त शिवाजी की उम्र सिर्फ 27 साल थी, तो 27 साल के थे शिवाजी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से परेशान तो कर ही रखा था बीजापुर के राजा को। तो 1657 में आदिल शाह ने अपने तगड़े हट्टे कट्टे मिलिट्री जनरल अफजल खान को भेजा कि जाओ और शिवाजी को अरेस्ट करो। यही अफजल खान, देखो शिवाजी से काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था ये, और शिवाजी उससे उम्र में भी काफी कम थे, सिर्फ 27 साल के थे। तो उस वक्त शिवाजी जो है प्रतापगढ़ के किले में रहते थे, प्रतापगढ़ फोर्ट में रहते थे। तो अफजल खान ने क्या किया, उस किले को ही घेर लिया। तो किले को घेर तो लिया, लेकिन अफजल खान किले को ब्रेक नहीं कर पाया, किले को तोड़ के अंदर नहीं जा पाया। उसने कई महीनों तक कोशिश की, लेकिन वो जा ही नहीं पाता था अंदर। तो फाइनली अफजल खान ने क्या सोचा, एक स्ट्रेटजी उसने लगाई। तो उसने एक पीस एग्रीमेंट भिजवाया शिवाजी के पास। उसने कहा कि चलो लड़ाई छोड़ते हैं, पीस ट्रीटी ही साइन कर लेते हैं। तो उसने एक शर्त भिजवाई कि आप अकेले आना। शिवाजी से उसने कहा कि मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूं, यानी 1-to-1 मीटिंग करेंगे हम लोग, 1-to-1 मीटिंग। आप भी अकेले आओगे, मैं भी अकेले आऊंगा। तो यही तय हुआ था, ठीक। लेकिन जब शिवाजी जो है, शिवाजी जानते थे कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये धोखेबाज है। तो
ये तय हुआ था कि कोई कुछ नहीं लेके आएगा, बिल्कुल कोई वेपन लेके नहीं आएगा, हथियार तलवार वगैरह लेके नहीं आएगा, क्योंकि हम पीस ट्रीटी साइन करने आए। तो शिवाजी को पहले से पता था कि ये जरूर धोखा देगा। तो शिवाजी ने एक नया वेपन बनवाया, एक लोहे का मेटल वेपन बनवाया जिसको अपने हाथ में पहन सकते थे। ठीक है, हाथ में उन्होंने पहन लिया उसको, जैसे बाघ का पंजा होता है ना, वैसा ही पंजा उन्होंने मेटल का बनवा के अपने कपड़ों में छुपा लिया था। उधर अफजल खान भी अपने कपड़ों में छुपा के ये तलवार, छोटी सी चाकू, छोटा सा तलवार लेके आया था। तो तय तो हुआ था कि दोनों अकेले मिलेंगे, 1 to 1 मिलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, पीस ट्रीटी साइन कर लेंगे। तो जब शिवाजी मिलने गए अफजल खान से, तो अफजल खान ने अटैक कर दिया शिवाजी पे। लेकिन शिवाजी तो पहले से ही प्रिपरेशन करके आए थे, उन्होंने तुरंत ही अफजल खान पे हमला करके अफजल खान को मार दिया। तो अफजल खान जब मर गया तो क्या हुआ, अफजल खान को किसने भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था ना, आदिल शाह ने भेजा था ना। तो जैसे ही अफजल खान मर गया तो शिवाजी की जो मराठा फोर्सेस थे, उन्होंने, देखो वहीं पे बीजापुर की आर्मी भी थी ना, बीजापुर की आर्मी तो आई हुई थी ना पकड़ने शिवाजी को। तो अब अफजल खान मर गया तो शिवाजी ने सिग्नल दिया अपने फौजों को, अपने मराठा सैनिकों को कि अटैक करो बीजापुर की आर्मी पे। तो बीजापुर की आर्मी पे इन लोगों ने अटैक कर दिया, मराठा लोगों ने, और 3000 बीजापुर के सैनिकों को बंदी बना लिया। ठीक, और बंदी बनाने के बाद मराठा लोगों ने और बहुत सारे बीजापुर के फोर्ट को कब्जे में ले लिया। तो देख रहे हो बीजापुर पूरी तरीके से बेबस है, कुछ नहीं कर पाता है, हरा ही नहीं पाता है बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज को। तो अभी तक देखो मुगल्स से कोई दुश्मनी हुई नहीं है शिवाजी की। शिवाजी की जो भी दुश्मनी है वो बीजापुर से चल रही है। तो अभी तक सब कुछ ठीक है, 27 साल के हो गए हैं शिवाजी, अभी तक मुगल से कोई दुश्मनी हुई नहीं है। तो अब शाहजहां जो है, शाहजहां जो मुगल एम्परर था, उसको उसके ही बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब बन गया था नया एम्परर, और औरंगजेब जो है बहुत ही क्रूअल था। तो फिर इनके रिलेशन बिगड़ कैसे गए? देखो क्या हुआ कि अब औरंगजेब जो है वो भी अपने फादर शाहजहां की तरह डेक्कन पे कंट्रोल करना चाहता था। तो शाहजहां ने 1535 में अटेम्प्ट किया था डेक्कन को कंट्रोल करने का, पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे। तो अब उनका बेटा औरंगजेब चाहता है कि मैं डेक्कन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लूं। तो शिवाजी, जिनकी अभी तक तो कोई दुश्मनी नहीं है मुगल से, इनकी दुश्मनी है तो बस बीजापुर से, बीजापुर को धीरे धीरे ये कब्जे में लेते चले जा रहे हैं। तो शिवाजी ने औरंगजेब को मैसेज भिजवाया कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो उस वक्त जो है औरंगजेब मुगल वाइसरॉय था, गवर्नर ही था, डेक्कन का गवर्नर था। उसके फादर शाहजहां वहां पे रूल कर रहे थे। अभी इसने मतलब शाहजहां को कैप्चर नहीं किया था, बाद में ये अपने फादर को ही कैप्चर करके लाल किले में कैद कर देता है। तो औरंगजेब गवर्नर था। तो शिवाजी ने मैसेज भिजवाया औरंगजेब के पास कि आप डेक्कन अगर जीतना चाहते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं बीजापुर को जीतने में, क्योंकि बीजापुर को की तो ऑलरेडी मैं हालत खराब करके रखता ही हूं। तो आप चाहो तो मैं बीजापुर पूरी तरीके से जीत के आपको दे दूंगा। बदले में शिवाजी को प्रॉमिस दिया गया था, यानी औरंगजेब को यह बात बहुत अच्छी लगी। औरंगजेब ने शिवाजी को प्रॉमिस किया था कि ठीक है तुम हमारी मदद करो, बदले में तुमने बीजापुर से जो भी छीन लिया है, उनके जो फोर्ट्स छीन लिए हैं, जागीर छीन लिए है, उसका ऑफिशियल रिकॉग्निशन हम आपको दे देंगे। यानी मुगल्स ने कहा कि जब हम कंट्रोल कर लेंगे डेक्कन को पूरी तरीके से, तो हम आपको राजा तो नहीं डिक्लेयर करेंगे, लेकिन बीजापुर का जो सामान आपके पास है सब आपका हो जाएगा, फॉर्मली हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, लेकिन शिवाजी ने मदद तो कर दी बीजापुर को हराने में। मुगल्स ने बीजापुर जैसी जगह पे कब्जा तो कर लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो मुगल्स ने मना कर दिया शिवाजी को क्लेम देने का बीजापुर टेरिटरीज के ऊपर। उसने बोला कि शिवाजी कौन होता है। पहले तो उसने शिवाजी को प्रॉमिस किया था कि बीजापुर का जो एरिया आपके पास है हम आपको लिख के दे देंगे कि आज से आप ही उसके मालिक हो, लेकिन अपनी बात से पलट गया औरंगजेब।
ठीक है। तो ये जैसे ही ये धोखा मिला शिवाजी को, तो शिवाजी बिल्कुल गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला कि अब मैं मुगल्स को भी मजा चखाऊंगा, मुगल्स ने मेरे को धोखा दिया। तो अब शिवाजी का माइंडसेट क्या है, उनको मुगल्स ने धोखा दे दिया है, तो अब ये मुगल्स से बदला लेंगे। ठीक, और मुगल्स को भी समझ में आ गया है कि ये शिवाजी खतरनाक आदमी है, तो अब दोनों की दुश्मनी स्टार्ट हो गई। तो अब थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, ये जो औरंगजेब था ये काफी क्रूअल था, इसने अपने फादर को, शाहजहां को कब्जे में लेके रेड फोर्ट में बंद कर दिया और खुद बन गया मुगल एम्परर। तो औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा, उसके मामा का नाम था शाइस्ता खान, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि जब तक शिवाजी जिंदा रहेगा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो शाइस्ता खान को भेजा कि जाओ या तो उसको पकड़ के लाओ या तो फिर उसको मार ही डालो। तो 1660 में, यानी शिवाजी सिर्फ 30 साल के थे, तो शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा है शाइस्ता खान को। तो शाइस्ता खान अपने 80,000 सैनिकों को लेके पुणे आ गया, क्योंकि शिवाजी और उसकी पूरी फैमिली तो पुणे में ही रहती थी ना, पुणे में ही उनका पूरा कंट्रोल चलता था। तो शिवाजी के पास एक छोटी सी फौज थी, जबकि शाइस्ता खान के पास 80,000 की लंबी चौड़ी फौज थी। और इस वक्त जो है बीजापुर का जो सुल्तान है वो भी शाइस्ता खान के सपोर्ट में आ गया, क्योंकि बीजापुर का सुल्तान तो बहुत पहले से ही परेशान था औरंगजेब मतलब शिवाजी से। तो बीजापुर की जो फौज थी वो भी आके इस फौज से मिल गई, यानी 80,000 तो पहले से ही थे, अब और बीजापुर वाले भी आके जमा हो गए वहां पे। तो अब शाइस्ता खान की तो ताकत बहुत बढ़ गई, तो शाइस्ता खान बिल्कुल अंदर तक आने लगा। जो मराठा ने जो जो टेरिटरीज कब्जे में ले रखी थी बीजापुर की, उन सब के अंदर पहुंचने लगा शाइस्ता खान, और पहुंचते पहुंचते वो पुणे तक पहुंच गया और पुणे को घेर लिया उसने चारों तरफ से। और पुणे में एक फोर्ट थी चाकन फोर्ट, उसको कब्जे में ही ले लिया। यानी आप समझ लो कि बिल्कुल शिवाजी के घर के गेट तक पहुंच गया ये शाइस्ता खान। लेकिन गेट तक तो पहुंच गया, लेकिन गेट के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि फोर्ट्स बने हुए थे ना, फोर्ट्स ऊंचाई पे होते थे, तो उतना आसान नहीं होता था कि आप किसी फोर्ट के अंदर घुस जाओ। पहुंच जाना फोर्ट के गेट पे, उसको घेर लेना एक अलग बात है, लेकिन फोर्ट को तोड़ के उनके अंदर घुसने में डबल मेहनत चाहिए। तो ये शाइस्ता खान से हो नहीं पा रहा था। तो शाइस्ता खान वापस नहीं लौटा, मतलब वो काफी उसने कोशिश की कि फोर्ट के अंदर घुस जाओ, नहीं घुस पाया। तो वापस लौटने की बजाय उसने पुणे में ही एक घर बसा लिया और वहीं रहने लगा। तो शाइस्ता खान जो है, ये शाइस्ता खान का महल आज भी आपको पुणे में मिल जाएगा। तो शाइस्ता खान ने एक महल बनवा लिया। उसने कहा कि जब तक इसको पकड़ के औरंगजेब के पास नहीं ले जाऊंगा मैं पुणे के बाहर नहीं जाऊंगा, यानी पुणे में ही रहने लगा। उसकी बीवी बच्चे भी वहीं आ गए, शाइस्ता खान के बीवी बच्चे सब पुणे में ही रहने लगे। तो ये सारी चीज जो है शिवाजी को तो पता ही थी कि शाइस्ता खान आया हुआ है औरंगजेब की तरफ से मुझे पकड़ने के लिए। तो शिवाजी ने सोचा कि ये क्या मुझे पकड़ेगा, मैं ही इसको जाके खत्म कर देता हूं। तो शिवाजी ने एक दिन रात को अचानक से शाइस्ता खान के महल पे हमला बोल दिया। और ये देख रहे हो आप, शाइस्ता खान बिल्कुल भी उसको अंदाजा ही नहीं था कि मेरे पे भी अटैक हो सकता है। वो तो 80,000 की फौज लेके खड़ा था, जबकि शिवाजी इतने ब्रेव थे कि वो अकेले ही पहुंच गए उसके कमरे में, उस पर अटैक कर दिया। जब भागने लगा शाइस्ता खान तो तलवार से उसकी उंगलियां तक काट दी थी शिवाजी महाराज ने, आप देख पा रहे हो ना। तो ये सिचुएशन थी शाइस्ता खान की। तो अब क्या हुआ, शाइस्ता खान तो डर के भाग गया पुणे के बाहर। तो अब पुणे में जो मुगल के फोर्सेस थे वो भी भाग गए शाइस्ता खान के साथ। जब कमांडर ही नहीं है तो ऑर्डर कौन देगा, कौन लड़ाई को लीड करेगा। तो अचानक से जो है पुणे जो है मुगल फोर्सेस से खाली करा लिया, यानी फिर से आजाद करा लिया शिवाजी महाराज ने। तो ये खबर जब औरंगजेब को मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया, ठीक, कि मेरे मामा पे हमला कर दिया और मेरे मामा की उंगली भी काट दी। और दूसरा गुस्सा ये भी था कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब जो है वो एक छोटा सा बनिया बुलाता था, यही नाम देता था कि एक कमजोर बनिया बोलता था वो शिवाजी महाराज को। तो ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई औरंगजेब के कि मेरा कोई भी आदमी हरा क्यों नहीं पाता है, औरंगजेब सोच रहा था। तो गुस्से में उसने शाइस्ता खान को यानी अपने मामा को बंगाल भेज दिया। बोला कि आपके बस का नहीं है, डेक्कन में आप रहो ही मत, आप किसी काम के नहीं हो, आप डेक्कन से निकल के बंगाल चले जाओ।
तो अब शिवाजी जो है समझ गए थे कि ये मुगल जो है मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, ये बिना मुझे कैप्चर किए, बिना मुझे मारे छोड़ेंगे नहीं। तो अब शिवाजी ने सोचा कि इससे पहले कि वो मुझ पे हमला करे, मैं ही हमला कर देता हूं। तो अब शिवाजी ने अभी तक मुगल पे हमला नहीं किया था, मुगल ही चले आए थे पुणे। ये गए थे क्या मुगल पे हमला करने? नहीं गए थे ना। तो मुगलों ने अपनी फौज लेके वो आ गए थे ना पुणे में, शाइस्ता खान आ गया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो अब शिवाजी बोलते हैं कि अब मैं अटैक करूंगा। तो शिवाजी ने 1664 में सूरत पे अटैक कर दिया। तो सूरत उस वक्त एक बहुत बड़ी पोर्ट सिटी बन चुकी थी। तो सूरत में सब कोई रहते थे, पोर्चुगीज भी रहते थे, अंग्रेज भी रहते थे, मुगल भी रहते थे। तो ये काफी रिच जगह थी, काफी पैसे थे सूरत में, और काफी इसका इंपॉर्टेंस भी था। तो इन्होंने सूरत में अटैक किया। ये डेट आप याद रखोगे बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सूरत में 2 बार अटैक किया शिवाजी ने, एक तो 1664 में और 6 साल बाद फिर 1670 में अटैक किया। तो आइए पहले अटैक की कहानी जानते हैं। तो ये अटैक क्यों किया था? क्योंकि शाइस्ता खान ने जो पुणे में आके उन पे अटैक किया था, उसका बदला लेना था इनको, तो इसीलिए। तो सूरत को जो है बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया शिवाजी और उनके फोर्सेस ने, यानी फिर से मुगल हार गए, बचा नहीं पाए सूरत को। तो सूरत को बुरी तरीके से लूटा इन लोगों ने, 6 दिनों तक लूटा। लूटना मतलब क्या? पैसे, सोने, हीरे जवाहरात, ये सब लूट के वापस रायगढ़ फोर्ट लेके चले गए। ये जो पैसा यहां से लूटा था मुगलों का पैसा था ना, ये मराठों ने लूट लिया, इन सबको ले गए रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के फोर्ट में ले जाके सारा पैसा रख दिया। क्यों? क्योंकि सबसे मजबूत किला रायगढ़ का ही था। तो आगे आप देखोगे कि जब शिवाजी महाराज राजा बने तो इसी रायगढ़ के किले को ही अपना कैपिटल बनाया। इस किले पे काफी भरोसा था शिवाजी महाराज का। तो अब देखो, मुगल्स काफी बौखला गए, औरंगजेब काफी गुस्से से बौखला गया कि मेरे मामा शाइस्ता खान को भी इसने हरा दिया और सूरत पे भी अटैक करके सूरत को बुरी तरीके से लूट लिया। तो अब औरंगजेब बदला तो लेगा ना। तो औरंगजेब गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो गया। तो उसने अपने एक मिलिट्री कमांडर को भेजा, राजपूत था वो, तो उसका नाम था राजा जयसिंह। तो क्योंकि राजपूतों के और मुगल्स के रिलेशन काफी अच्छे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो मेरे मामा तो इसको हरा नहीं पाएंगे, तो मैं राजपूतों को भेजूं, राजपूत काफी ब्रेव होते हैं। तो इसने भेजा राजा जयसिंह को। तो राजा जयसिंह ने क्या किया कि वो लड़ाई लड़ने से पहले जो शिवाजी के सेना में जो कुछ मिलिट्री कमांडर्स थे ना, उनको कहा कि तुम क्या शिवाजी के लिए काम करते हो, तुम मुगल के लिए काम करो, तुम्हें ज्यादा बड़ी सैलरी, ज्यादा अच्छा पोजीशन, ज्यादा अच्छी लाइफ मिलेगी। तो शिवाजी के जो कुछ मिलिट्री कमांडर्स थे, जो पुरंदर नाम के किले को, उस जब ये राजा जयसिंह गया था, उस वक्त शिवाजी की पूरी फैमिली पुरंदर के किले के अंदर ही थी। तो इसने जयसिंह ने क्या किया, पहले तो किले को घेर लिया, और किले को घेरने के बाद वो अपनी पॉलिटिक्स चलने लगा। पॉलिटिक्स क्या चली उसने कि शिवाजी के मिलिट्री जनरल्स को वो मैसेज भिजवाने लगा, लालच देने लगा कि तुम शिवाजी का साथ छोड़ दो, तुम हमारी साइड आ जाओ, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, पोजीशन भी मिलेगी, अच्छी लाइफ जियोगे। तो कुछ जो शिवाजी के मिलिट्री जनरल्स थे, उन्होंने शिवाजी का साथ छोड़ के मुगल्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मुगल्स को ज्वाइन कर लिया। तो वही लोग तो इसको गार्ड कर रहे थे ना, पुरंदर के फोर्ट को गार्ड कर रहे थे। तो जब वही लोग जाके मुगल से मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये किला तो हाथ से चला जाएगा। तो यही हुआ 1665 के मतलब काफी महीने हो गए थे जयसिंह को वहां गए हुए। तो फाइनली पुरंदर का जो किला था, पुरंदर के किले को इन लोगों ने बुरी तरीके से घेर लिया। क्यों? क्योंकि शिवाजी के खुद के लोगों ने धोखा दे दिया, जाके मुगल से हाथ मिला लिया, और शिवाजी की फैमिली जो है इसी किले के अंदर थी। तो शिवाजी के ऊपर काफी प्रेशर आ गया कि कहीं मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे ये लोग। ठीक है, तो अब शिवाजी मजबूर हो गए कि राजा जयसिंह जो बोलेगा, पीस ट्रीटी सामने रखेगा, वो हमको साइन करनी है। तो राजा जयसिंह को भेजा ही था ना इसलिए औरंगजेब ने कि जाओ कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आओ। तो शिवाजी के सामने राजा जयसिंह ने पीस ट्रीटी रखी कि अगर आप अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो, यहां से सुरक्षित ले जाना चाहते हो, तो आपको मुगलों के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करनी होगी। तो इसी पीस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। क्यों? क्योंकि पुरंदर के फोर्ट को घेर लिया था जयसिंह ने, इसी फोर्ट को
छोड़ने के बदले में ये ट्रीटी साइन हुई है, तो इसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये साइन कब हुई है? 1665 में। ये है जय सिंह और ये है शिवाजी महाराज। आप डेट याद रखोगे, ईयर याद रखोगे बच्चों, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। किन दो लोगों के बीच साइन हो रही है ये ट्रीटी, ये तो आप समझते ही हो, शिवाजी और जय सिंह के बीच में। तो ट्रीटी में क्या कंडीशंस रखी गई? तो शिवाजी की जो फैमिली थी, इनके पास मैंने आपको बताया ना कि 30-40 फोर्ट्स हुआ करते थे पूरे पुणे में जगह जगह पे इन लोगों ने फोर्ट्स बना रखे थे। तो और कुछ फोर्ट्स कब्जे में भी कर लिए थे बीजापुर किंगडम के। तो शिवाजी ने कहा, इस ट्रीटी के थ्रू कहा कि मैं अपने 23 फोर्ट्स आपको दे दूंगा, 12 अपने पास रखूंगा। फोर्ट्स जब दे दोगे तो आपकी ताकत चली जाएगी ना, फोर्ट्स के जरिए ही तो आप लड़ाई लड़ते हो। तो एक तरह से शिवाजी को कमजोर करने के लिए ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो शिवाजी ने अपने 23 फोर्ट्स मुगलों के हवाले कर दिए, 12 खुद के पास रखे और साथ ही साथ 4 लाख सोने के सिक्के भी कंपनसेशन के रूप में मुगलों को दिए। साथ ही साथ शिवाजी ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो है मुगल एम्पायर के अंडर काम करूंगा एक जमींदार के तौर पे। यानी आप मुझे इस टेरिटरी का मालिक तो नहीं, आप मुझे जमींदार घोषित कर दो, मैं टैक्स वैक्स कलेक्ट करके आपको दे दिया करूंगा, एक जमींदार की जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन रहूंगा मुगलों के अंडर ही। यही इस ट्रीटी के टर्म्स थे। लेकिन शिवाजी तो मजबूरी में ये सब साइन कर रहे थे ना, उनको तो अंदर से इच्छा थी कि मैं खुद का अपना किंगडम बनाऊंगा। एक और चीज जो इस ट्रीटी में लिखी कि शिवाजी को अपने बेटे को मुगलों के फौज में भर्ती कराना होगा ताकि लॉयल्टी बनी रहे। तो शिवाजी ने अपने छोटे बेटा छोटा था, ये उनका पहला बेटा था, उम्र में छोटा था, काफी बच्चा था ये। तो शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को मुगलों के फौज में भर्ती करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि अगर शिवाजी कुछ करेंगे तो उनका बेटा तो उनके कब्जे में है ना। तो एक तरह से ये प्रेशर टैक्टिक्स भी थी। तो अब देख रहे हो कि थोड़ी देर के लिए बुरी तरीके से शिवाजी जो है मजबूर हो गए हैं। ठीक, तो अगर शिवाजी जैसे और संभाजी जैसे लोग ज्वाइन करेंगे तो उनको तो कोई मामूली सिपाही का दर्जा तो देंगे नहीं ना मुगल, उनको कोई अच्छी पोस्ट देंगे ना। तो मुगलों ने एक सिस्टम बना रखा था। जब हमने अकबर की लाइफ हिस्ट्री कवर की थी तो वहां हमने मनसबदारी सिस्टम देखा था ना। तो मनसबदारी सिस्टम का क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल्स होते थे उनको ये परमिशन दी जाती थी कि किसी को 5,000 सैनिक रखने की परमिशन होती थी, किसी को 10,000 सैनिक रखने की परमिशन होती थी। तो कौन कितने सैनिक रख सकता है, इससे उनकी इंपॉर्टेंस तय होती थी सोसाइटी में। तो जो 10,000 सैनिक रखेगा वो तो 5,000 सैनिक रखने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा ना। तो यही सिस्टम के जरिए संभाजी को और शिवाजी को मनसबदार बना लिया, मुगलों ने मनसबदार बना लिया, बोला कि आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। ठीक है, तो अब क्या है, शिवाजी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मुगलों के लिए मनसबदार बन जाऊंगा। तो 1666 में पुरंदर की ट्रीटी साइन कब हुई है? 1665 में। तो अगले साल औरंगजेब ने मिलने के लिए बुलाया, वो बुलाएगा ना, सारे मनसबदार हैं तो वो बॉस है, ये सब मनसबदार हैं, तो उसने अपने सारे मनसबदार को बुलाया। तो शिवाजी को भी जाना पड़ेगा ना। तो औरंगजेब ने सबको बुलाया था, तो शिवाजी आगरा गए क्योंकि आगरा ही कैपिटल थी मुगल की। साथ में उनका 9 साल का छोटा बेटा भी गया संभाजी, क्योंकि दोनों ही मनसब थे, दोनों ही मिलिट्री ऑफिसर्स थे, तो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को बुलाया गया है। कोर्ट में क्या हुआ कि सारे मिलिट्री जनरल को बुलाया था तो शिवाजी को बैठने की जगह ही नहीं दी गई। शिवाजी से जो कम इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल थे, जो कमजोर लोग थे, उनको पूरा सम्मान दिया गया, उनको बैठने की जगह दी गई शिवाजी के आगे। तो एक तरह से औरंगजेब जो है ह्यूमिलिएट करना चाहता था सबके सामने शिवाजी को। तो शिवाजी को यह बात पसंद नहीं आई। तो शिवाजी और अपने शिवाजी जो है खुद तो निकले ही, अपने बेटे संभाजी को लेके भी कोर्ट से बाहर चले गए। तो मतलब वो दरबार से बाहर निकल गए कि तुमने क्या मेरे को यहाँ पे इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। तो ये संभाजी और ये शिवाजी, ये दोनों वहां से औरंगजेब के सामने से ही गुस्सा होके निकल गए। तो ये बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी। तो औरंगजेब ने अपने सैनिकों को कहा कि दोनों बाप बेटे को पकड़ के हाउस अरेस्ट में डाल दो। हाउस अरेस्ट का मतलब जेल नहीं होता है, तो हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि महल के किसी कमरे में बंद कर दो, उन पे नजर रखो कि वो भाग ना सके। बेसिकली औरंगजेब चाहता था प्रेशर डालना शिवाजी पे,
औरंगजेब जो है अफगानिस्तान से बहुत परेशान था। अफगानिस्तान में जो है बार बार अटैक हो रहे थे मुगल्स के ऊपर, और मुगल्स वहां पे संभाल नहीं पा रहे थे चीजों को। तो औरंगजेब चाहता था कि शिवाजी जैसा कोई ब्रेव आदमी अफगानिस्तान चला जाए, लेकिन शिवाजी मान ही नहीं रहे थे। शिवाजी का कहना था कि मैं डेक्कन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो इसी प्रेशर डालने के लिए ये हाउस अरेस्ट वगैरह चीजें चल रही थी। तो शिवाजी ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। उन्होंने जो जो गेट के बाहर गार्ड वगैरह थे उनको ब्राइब दी, उनको कहा कि तुम मुझे यहां से जाने दो, बाद में मैं तुम्हें अपनी मिलिट्री में मतलब ऐसा वैसा पोजीशन दे दूंगा। इनको थोड़े बहुत पैसे भी दिए। तो इन लोगों ने क्या किया, जो मिठाई का डब्बा आता है उसी मिठाई के डब्बे में बाप बेटे दोनों छुप गए और वहां से निकल के फाइनली भाग गए। तो ऐसा मानना है, अब एक्चुअली क्या हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन शिवाजी देख रहे हो ना, अपना दिमाग लगा के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके औरंगजेब की जेल से, जेल तो नहीं था, हाउस अरेस्ट था, हाउस अरेस्ट से निकल के भाग गए। तो अब औरंगजेब जो है वो समझ पा रहा है, समझ रहा है, देख रहा है कि ना शिवाजी को हराना आसान है, ना उसको जेल में रखना आसान है, तो इससे अच्छा है कि दोस्ती ही कर लेते हैं। ठीक, तो शिवाजी ने और जो औरंगजेब है उनके बीच थोड़े दिन के लिए लड़ाइयां रुक गई, क्योंकि कोई फायदा होता नहीं था लड़ने का, कोई किसी को हरा पाता था नहीं। ठीक, तो औरंगजेब ने क्या किया, उसने बोला कि चलो ठीक है, अगर इसको ये बात बुरी लगी कि मैं इसको इज्जत नहीं देता हूं, शिवाजी को इज्जत नहीं देता हूं, तो मैं थोड़ी उसकी रेस्पेक्ट कर देता हूं। तो औरंगजेब ने राजा की टाइटल दे दी। शिवाजी को कहा कि नहीं, आप मनसबदार से आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ। ठीक है, तो इज्जत दी उसने शिवाजी को। संभाजी को भेज दिया मुगल प्रिंस मुआज्जम के अंडर काम करने के लिए, कि सीधा ये औरंगजेब का बेटा था। तो संभाजी कौन, शिवाजी का बेटा, तो उनको भेज दिया कि आप राजकुमार मुआज्जम की आर्मी में जाके ज्वाइन कर लो। तो थोड़े दिनों पहले तक औरंगजेब गवर्नर था डेक्कन का, अब औरंगजेब ने अपने बेटे मुआज्जम को गवर्नर बना दिया था डेक्कन का। तो डेक्कन का ही तो पार्ट है ना महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज सब वहीं तो रहते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को मुआज्जम जो राजकुमार बन गया था उसके सर्विस में भेज दिया, यानी कि प्रमोशन हो रही है, इज्जत दे रहे हैं कि तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम राजा हो और तुम्हारा बेटा जो है मेरे बेटे यानी राजकुमार के सेना में काम करेगा। और साथ ही साथ औरंगजेब ने शिवाजी को परमिशन दे दी कि तुम अपनी पुरानी दुश्मनी जो है आदिल शाही कौन, बीजापुर का राजा, तो उससे अपनी दुश्मनी कंटिन्यू कर सकते हो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हें जितना अटैक करना है बीजापुर पे करो, जो लूटना है लूटो। तो एक तरह से मुगल्स ने इज्जत दी शिवाजी को, वो समझ गए थे कि इसको हराना वराना पॉसिबल नहीं है, इसको दोस्त बना के रखो। तो सुल्तान आदिल शाह ने क्या किया, उसने शिवाजी से बोला कि नहीं, आप मेरे पे अटैक मत करो, क्योंकि वो समझ गया कि अब तो मुगल भी मुझे बचाने आएंगे नहीं। तो उसने शिवाजी से कहा कि आप मुझ पे अटैक मत करो, आपको पैसे चाहिए मैं पैसे दे देता हूं आपको। तो उसने शिवाजी को दो चीजें गिफ्ट कर दी, कहा कि आप राइट ऑफ सरदेशमुखी है आपके पास और आप चौथ भी कलेक्ट कर सकते हो। अब सरदेशमुखी क्या होती है, क्योंकि इनको राजा की टाइटल मिल गई थी, तो जो राजा होगा वो अपने राजा होने का टैक्स तो वसूलेगा ना, तो उसी टैक्स को सरदेशमुखी बोलते थे, कि क्योंकि आप राजा हो तो आपके अंडर ही बीजापुर को हम मान के चलते हैं कि आप ही बीजापुर के मालिक हो, आपसे लड़ेगा कौन, तो क्योंकि आप राजा हो तो आपको ट्रिब्यूट के रूप में पैसे हम देंगे, उसी ट्रिब्यूट को सरदेशमुखी बोलते थे। सर मतलब इंचार्ज, देश मतलब कंट्री, मुखी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंचार्ज, यानी इंचार्ज ऑफ अ टेरिटरी, तो उसी को सरदेशमुखी बोलते थे। अब चौथ का क्या मतलब होता था, चौथ का मतलब होता है 1/4, चौथाई। तो जो भी बीजापुर का राजा जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 1/4 वो शिवाजी को दे देगा। अगर वो 1/4 नहीं देगा शिवाजी को तो शिवाजी अटैक कर देंगे। तो ये जो चौथ था एक तरह से गारंटी था कि तुम अगर मुझे चौथ दोगे तो मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी हुआ करता था। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा है, मुगल्स ने परेशान करना बंद कर दिया शिवाजी को, शिवाजी ने परेशान करना बंद कर दिया मुगल को। तो मुगलों ने कहा कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। तो 1670 तक तो सब कुछ ठीक चला, सब ठीक चल रहा था।
उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि औरंगजेब को ऐसा लगने लगा कि शिवाजी और मेरा बेटा मुआज्जम, तो ये मुआज्जम कौन था, तो ये गवर्नर बनाया था औरंगजेब ने, इसको गवर्नर बना दिया था ना डेक्कन का। तो शिवाजी और मेरा बेटा मुआज्जम मिलके मुझे गद्दी से हटाना चाहते हैं, ये औरंगजेब को मैसेज मिलने लगे। अब ये क्या कितना सच है कितना झूठ है ये किसी को नहीं पता। साथ ही साथ औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की टाइटल देते वक्त यह भी कहा था कि तुम जो भी टैक्स कलेक्ट करोगे उसका थोड़ा हिस्सा तुम मुगल टेरिटरी और मुगल खजाने में जमा करोगे। तो औरंगजेब ने देखा कि शिवाजी अब ये सब पैसे वैसे जमा करता ही नहीं है, तो औरंगजेब ने शिवाजी पे इल्जाम लगाया कि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, आप जो भी रिवेन्यू लूटते हो, बीजापुर से चौथ लेते हो, सरदेश मुखी लेते हो, उसका कुछ भी हिस्सा मुगल ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करते हो। तो ये सब बहाने बना के औरंगजेब ने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि हम शिवाजी पे अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शिवाजी स्ट्रांग होते चले जा रहे थे, ताकतवर होते चले जा रहे थे, और कोई वजह नहीं थी। तो अब औरंगजेब को गुस्सा दिखाना था शिवाजी की तरफ, तो औरंगजेब ने क्या किया, जो बेरार की जागीर दे रखी थी शिवाजी को वो उनसे वापस ले ली। तो यहां से दुश्मनी फिर से स्टार्ट हो गई कि तुमने मेरी शिवाजी को जागीर दे रखी है। शिवाजी की कोई गलती नहीं है, एक्चुअली औरंगजेब ने ही प्लानिंग कर रखी थी, उसको बहाने ढूंढ रहा था कि मैं किस बहाने से शिवाजी पे फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दूं। तो अब जागीर वापस ले ली बेरार की, तो ये बात शिवाजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो अब शिवाजी ने फिर से मुगल्स पे अटैक करने का फैसला कर लिया और फिर से पुणे और उसके आसपास के एरिया में अटैक करके जो भी मुगल्स ने जीत लिया था उसको वापस ले लिया। अब देखो सिचुएशन क्या है, पहले तो मुगल्स ने इनको दी थी ना जागीरदारी, अब शिवाजी बोल रहे हैं कि अब मैं खुद लूट के छीन के लूंगा, मुझे नहीं चाहिए मुगल्स कल मुझे लिख के देंगे तभी मैं किंगडम बनाऊंगा, ऐसा नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी किंगडम बना लूंगा, मुझे मुगल से मैं छीन लूंगा। तो जो भी मुगल्स ने वापस लिया था अभी अभी बेरार वगैरह, उनको वापस इन्होंने छीन लिया। और फिर शिवाजी ने सोचा कि अब मैं कुछ बड़ा झटका देता हूं मुगल्स को, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो शिवाजी ने फिर से सूरत पे अटैक कर दिया। तो 1666 में भी 1664 में भी सूरत पे अटैक किया था ना, सूरत को बुरी तरीके से लूट लिया था। अब ये दूसरी बार अटैक कर दिया इन्होंने सूरत पे 1670 में। तो अब देखो बच्चों सिचुएशन क्या है कि शिवाजी के पास काफी धन दौलत तो जमा हो गई, काफी सारी जागीर्स भी इन्होंने कैप्चर कर ली है, कंट्रोल कर ली है, लेकिन ये अभी तक राजा तो नहीं बने हैं ना, ये तो बस एक मनसबदार ही है ना, वो भी मुगल्स के, और मुगल्स भी इनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं कि आप कहीं इतनी धन दौलत है, इतनी ताकत है, लेकिन राजा है ही नहीं। तो ये चीज शिवाजी को अंदर ही अंदर पसंद नहीं आती थी, चुभती थी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई रॉयल पोजीशन नहीं है। और टेक्निकली उस वक्त तक ये सिर्फ एक मनसबदार थे, मनसबदार कह लो, मुगल जमींदार कह लो, ठीक। तो फाइनली इन्होंने फैसला किया कि अगर मुझे अपनी किंगडम बनानी है, अपना रुतबा बरकरार रखना है, तो मुझे अब राजा बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो इसके कई फायदे होंगे। जब आप राजा बन गए हो तो आपकी एक आर्मी है, पूरी लॉयल्टी आपके तरफ आएगी, बाकी जितने मराठा रूलर्स हैं या मराठा वॉरियर्स हैं उनको एक लीडर मिल जाएगा, तो आपको सपोर्ट भी करने लगेंगे। तो यही सब सोचते हुए इन्होंने फैसला किया कि अब टाइम आ गया है कि अब मैं खुद को एक राजा की तरह डिक्लेयर कर दूं। तो 1674 में फाइनली शिवाजी महाराज ने खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। एक सेरेमनी हुई, कोरोनेशन सेरेमनी, जिसको बोलते हैं राज तिलक। तो ये शिवाजी महाराज है और ये उनका बेटा संभाजी है। तो 1674 आप याद रखोगे बच्चों, क्यों? क्योंकि आज शिवाजी महाराज खुद को राजा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो राजा डिक्लेयर कर रहे हैं यानी कि किंगडम बनाई है, तो आज से ही मराठा किंगडम स्टार्ट होएगी। मराठा डायनेस्टी, मराठा किंगडम 1674 से स्टार्ट हुई। इसके पहले जो भी हुआ वो एक अटेम्प्ट था, वो कोशिश थी, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने खुद को राजा बोला नहीं था ना, तो अब ये स्टैब्लिश कर रहे हैं किंगडम। तो शिवाजी की जो कोरोनेशन सेरेमनी है वो 1674 में कहां हुई? रायगढ़ फोर्ट में हुई। इसी रायगढ़ फोर्ट में ये अपने बाकी जगहों से लूट के लाते थे, खजाना वगैरह रखते थे, तो काफी सुरक्षित किला था ये,
ठीक। तो शिवाजी ने सोचा कि अब मैं राजा बन गया तो मुझे कुछ टाइटल चाहिए ना, जैसे टाइटल होता है सुल्तान, राजा, तो वैसे ही इन्होंने अपने लिए टाइटल चुना छत्रपति। छत्रपति यानी पैरामाउंट सोवरेन, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं किसी के अंडर नहीं हूं, यानी एकमात्र रूलर, उसी को बोलते हैं छत्रपति। तो इन्होंने एक टाइटल भी अपने आप को दिया, एक टाइटल ग्रहण किया, वो टाइटल था हैंदव धर्मोद्धारक। तो हैंदव धर्मोद्धारक का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ, यानी कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला। ठीक है। तो कैपिटल कहां बनी ये आप याद रखोगे, रायगढ़ फोर्ट में। कोरोनेशन कब हुई ये याद रखोगे, 1674 में। और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो यूं पूछा जाएगा कि हैंदव धर्मोद्धारक किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि शिवाजी को कहते हैं। तो अभी अभी एक किंगडम बनी, तो उस किंगडम को इन लोगों ने नाम दिया हिंदवी स्वराज, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके। हिंदवी स्वराज यानी कि हिंदू खुद अपना राज चलाएंगे, कोई मुगल नहीं चाहिए हम पे राज करने वाला, हम खुद ही अपना राज चलाएंगे। और रायगढ़ को कैपिटल बना लिया। तो अब शिवाजी राजा बन गए, तो अब देखते हैं कि शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चलती थी, प्रशासन कैसा था। तो शिवाजी को फादर ऑफ मराठा नेशन भी कहा जाता है, इसी वजह से कि उन्होंने ही तो मराठा किंगडम स्टैब्लिश की है ना। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई मायनों में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर मानी जाती थी। शिवाजी जो है दिन रात उपलब्ध रहते थे अपने लोगों के लिए, यानी कोई भी अगर शिवाजी से मिलना चाहता था तो वो बड़े आराम से मिल सकता था। ठीक। तो सारी जो ताकत है, सारी जो डिसीजन मेकिंग ताकत थी, वो शिवाजी ने अपने हाथों में ले रखी थी, क्योंकि सब इतना लंबा स्ट्रगल किया था उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उनके दिमाग में जो आता था वो वही करते थे। उन्होंने मिनिस्टर्स की काउंसिल भी बना रखी थी, यानी एक तो हो गए छत्रपति, छत्रपति यानी सबसे बड़ा राजा, और उन्होंने अपने अंडर मिनिस्टर्स भी रखे हुए थे। तो इन मिनिस्टर से टाइम टू टाइम वो सलाह मशविरा कर लिया करते थे। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने किसी भी पोजीशन को हेरिडिटरी नहीं बनाया। हेरिडिटरी का मतलब होता है, मान लो कोई आदमी जमींदार है, मान लो किसी को राजा ने जमींदार बना दिया, तो जब जमींदार मरता था तो उसका बेटा अगला जमींदार बन जाता था, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटरी। बाप को जो जगह मिली वो बेटा फिल कर देगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा सिस्टम नहीं चाहता हूं, जो केपेबल होगा उसे ही पोजीशन दिया जाएगा। यानी कोई मंत्री अगर मर जाएगा तो उसका बेटा ही मंत्री बनेगा, ये जरूरी नहीं है। तो इन्होंने फोर्ट्स वगैरह, जो किले वगैरह थे, उनको काफी रिपेयर करवाया, उन पे काफी पैसे खर्च किए। तो अब इनके पैदा होने से पहले ही जो इनकी फैमिली थी उनके पास काफी सारे फोर्ट्स थे ना कंट्रोल में, तो सारा खेल, ये सारी लड़ाई ये फोर्ट्स से ही लड़ते थे। एक चीज जो बच्चों आपको याद रखनी होगी, अभी मैंने आपको बताया कि इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो एक चीज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में फेमस है कि इनके टोटल 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। तो उनमें से एक तो ये खुद ही थे, बाकी 7 ये नाम रहे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे ऊपर है छत्रपति। छत्रपति के जो बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हुआ करता था वो था पेशवा। तो एक तो हो गया छत्रपति यानी किंग, ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करता था, यानी आज के टर्म्स में हम बोले तो प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, यानी एक तरह से प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो ये जो 8 लोगों की काउंसिल थी, इसको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। अष्ट मतलब 8। ठीक। तो इन जो बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उसमें पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर कौन था, तो पेशवा। अब एक और चीज जो याद रखनी है कि सेनापति के अलावा जितने भी बाकी लोग थे वो सब के सब ब्राह्मण थे। तो सेनापति ब्राह्मण क्यों नहीं था? क्योंकि ब्राह्मण लड़ते नहीं है, लड़ते क्षत्रिय हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हुआ करता था उस टाइम, कास्ट सिस्टम वगैरह काफी प्रेवलेंट था। अब आते हैं चौथ और सरदेशमुखी पे। क्योंकि राजा बन गए, किंगडम चलानी है, तो पैसा भी तो चाहिए, रिवेन्यू भी तो चाहिए। तो 2 तरह के टैक्स वसूलते थे मराठाज, या यूं कह लो शिवाजी 2 तरह के टैक्स अपने लोगों से डिमांड करते थे, अपने लोगों से वसूलते थे। जो पहली टैक्स थी उसका नाम था चौथ। चौथ का मतलब होता था कि आप जो भी कमा रहे हो उसका 1/4 आप सीधा सीधा मराठाओं की खजाने में जमा कर दो।
क्यों कर दो? क्योंकि अगर आप ये 1/4 जो भी आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो जमा कर दोगे तो इतनी गारंटी हो जाएगी कि मराठा आपके दुश्मन नहीं बनेंगे, कभी आप पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर सोर्स था। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन मनी थी कि आपने अगर ये पैसे दे दिए तो हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, ये पैसे नहीं दोगे तो हम अटैक कर देंगे। जो दूसरा टैक्स था वो था सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी का क्या मतलब होता है? ओवरलॉर्ड, यानी कि मालिक, उस एरिया का मालिक। तो उस एरिया के मालिक तो शिवाजी महाराज बन गए थे ना, भले ही किसी की मर्जी ना हो, किसी को पसंद ना आए, लेकिन किंगडम तो बना लिया इन्होंने, मालिक तो यही है, तो सरदेशमुख तो यही है ना। तो सरदेशमुख होने के वजह से इनको टैक्स देना होगा आपको, ये आपके राजा हैं। तो सरदेशमुख होने की वजह से या सरदेशमुख होने की पोजीशन की बदौलत इनको एक्स्ट्रा 10% चाहिए होता था। तो दो रिवेन्यू सोर्सेज, एक तो आप जो भी कमाओ उसका 1/4 उधर जाके जमा कर दो, दूसरा एडिशनल 10% ये अपने राजा को। तो ये जो रिवेन्यू था या जो टैक्स हुआ करता था, ये जो मुगलों ने डिसाइड किया था ना, पहले तो मुगलों का कंट्रोल था, धीरे धीरे इन्होंने बीजापुर को हराया, सबको हरा के अपनी किंगडम बना ली। तो जो मुगल्स जो टैक्स वैक्स का सिस्टम बना के गए थे उसी पे इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। अब आइए बात करते हैं शिवाजी के बेटों की। तो शिवाजी राजा तो बन गए, अब उनकी थोड़ी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। तो शिवाजी के बेसिकली 2 वाइफ थी और दोनों वाइफ से एक एक बेटे हुए शिवाजी को। तो शिवाजी की पहली वाइफ थी साई बाई, तो इन्हीं का बेटा था संभाजी। संभाजी जिनको कि ये लेके आगरा भी गए थे, औरंगजेब ने दोनों बाप बेटों को बंद कर दिया था, ये वही संभाजी है, ये पहले बेटे थे शिवाजी के। तो इनकी 2 वाइफ है, एक वाइफ है साई बाई, दूसरी वाइफ है सोयारा बाई। तो दोनों वाइफ ने एक एक बेटे को जन्म दिया। तो बड़ा बेटा संभाजी और संभाजी का सौतेला भाई राजा राम। तो जब अपने आखिरी दिनों में ये जो संभाजी है, संभाजी को बहुत पसंद करते थे शिवाजी, बड़ा बेटा था, पहला बेटा था, लेकिन संभाजी को कुछ बुरी आदतें लग गई थी, ये अफीम वगैरह लेने लगे थे, नशा वगैरह करने लगे थे। तो शिवाजी ने इनकी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए इनको अपने ही किले में, ये किला जो है पन्हाला किला, ये शिवाजी का ही है और बेटा भी उन्हीं का है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको किले में बंद कर देता हूं, जब किले में बंद रहेगा तो अफीम कहां से खाएगा, शराब कहां से पिएगा, नशा कहां से करेगा, तो इसकी बुरी आदतें खुद ब खुद छूट जाएंगी। तो यही सोचते हुए किले में बंद कर दिया। किसको? संभाजी को कर दिया। तो इधर संभाजी किले में बंद थे तो उनको भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे फादर ने ही मुझे किले में बंद कर दिया है। तो संभाजी ने किले से निकलने की बहुत कोशिश की, अपने फादर यानी शिवाजी के खिलाफ ही रिवोल्ट भी कर दिया कि कैसे मुझे मेरे फादर ने बंद कर दिया है। यहां तक कि संभाजी ने मुगलों के पास मैसेज भी भिजवाए। देखो क्या सिचुएशन है। संभाजी जो है मुआज्जम जो था, मुआज्जम के लिए काम करते थे ना। जब शिवाजी ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया था तो अपने बेटे संभाजी को मुआज्जम की आर्मी में जमा कर दिया था ना। तो संभाजी पहचानता था मुआज्जम को। तो संभाजी ने मुआज्जम के पास मैसेज भिजवाए कि प्लीज मुझे यहां से छुड़वाओ, इस किले से छुड़वाओ। तो ये सब देख शिवाजी को देख के बहुत दुख होता था, लेकिन कोई मदद करने आया नहीं, कोई संभाजी को छुड़ाने आया नहीं। तो ये सिचुएशन थी। तो शिवाजी ने 1680 में शिवाजी काफी बीमार पड़ गए, उनको पेट की बीमारी हो गई, डिसेंट्री हो गई। ठीक है, तो 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ फोर्ट में, रायगढ़ फोर्ट को ही उन्होंने अपना कैपिटल बना रखा था, तो रायगढ़ फोर्ट में ही उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उनकी डेथ हो गई 3 अप्रैल 1680 को। उधर उनका जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसको सभी जानते थे कि अगर शिवाजी को कुछ हो जाएगा तो संभाजी ही अगला राजा बनेगा, लेकिन ये तो जेल में बंद है, इसको शिवाजी ने बंद कर रखा था क्योंकि इसकी आदतें बिगड़ गई थी। ठीक है, तो शिवाजी की डेथ हो गई, जिसको राजा बनना चाहिए वो बाय चांस किले में बंद है, पन्हाला किले में बंद है। तो क्या होगा? जो शिवाजी की दूसरी वाइफ थी सोयारा बाई, और जो इस दूसरी वाइफ का जो बेटा था राजा राम, वो उस वक्त 10 साल का हो चुका था। तो दूसरी वाइफ ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, संभाजी तो किले में बंद है और शिवाजी की डेथ हो गई है, तो मैं क्यों ना अपने बेटे को ही
छत्रपति बना दूं। तो राजा का ही नाम छत्रपति है ना, छत्रपति तो टाइटल है। तो इन्होंने अपने बेटे को राजा बनाने की कोशिश की, थोड़े दिनों के लिए गद्दी पे बिठा भी दिया राजा राम को, लेकिन संभाजी ने कोशिश की, संभाजी ने कुछ लोगों को कन्विंस किया कि अब तो मुझे निकाल दो यहां से बाहर, देखो अगर मैं बाहर नहीं निकला तो कोई और राजा बन जाएगा। तो किसी तरह संभाजी बाहर निकले किले से और फिर अपने सौतेले भाई राजा राम को गद्दी से हटाया और खुद 20 जून 1680 को राजा बन गए। यानी आप कह सकते हो कि शिवाजी की डेथ के बाद जो शिवाजी चाहते थे वही हुआ। उनका बेटा राजा राम कुछ दिनों के लिए, महीने 1.5 महीने के लिए छत्रपति रहा, लेकिन फिर वही हुआ, संभाजी निकले बाहर, किले से बाहर निकले और उन्होंने अपने फादर की गद्दी संभाल ली।